हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आया? हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना हमारे पास आती है कहाँ से? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इसको डिफाइन करोगे तो दोज प्रॉपर्टीज़ which depends on number of solute particles। ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो सोल्यूट के ऊपर तो सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन उसके नेचर पे इंडिपेंडेंट रहेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट मतलब क्या है? सोल्यूट का नेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें क्या देखना है? उसका नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है। अब देखो, आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके पास कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वही किसको बताएगा? आपके पास कंसंट्रेशन को बताता है। तो यहाँ से एक और टर्म निकाली जा सकती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी आप कंसंट्रेशन देखते हो तो उसमें क्या आता है? ऊपर सोल्यूट ही आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कंसंट्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पढ़नी है? तो हमारे पास टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपके पास RLVP। क्या है फर्स्ट? RLVP। RLVP का पूरा नाम क्या है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कौन सी होती है आपके पास? EIBP। क्या है EIBP? EIBP का मतलब क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपके पास, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज DIFP। DIFP का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। चारों के अंदर बेसिकली हमें देखना है कि इनका रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, रिलेशन अगर देख लेंगे तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी। देखो, अब हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये सब किसके ऊपर डिपेंड करिए? कंसंट्रेशन के ऊपर, सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो किस तरह से डिपेंड करेगी उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं RLVP को कि RLVP क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी RLVP मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। याद है आपको राउल्ट्स लॉ क्या होता है? देखो, अगर राउल्ट्स लॉ से बात करें, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आया था आपके पास? PS इक्वल टू P0A काई A प्लस P0B काई B। ठीक है, क्या होता है आपके पास? PS
मतलब प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। काई ए क्या है आपके पास, काई क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, काई पी नोट बी क्या होता है आपके पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए बात कर रहे हैं। देखो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रेशर बनेगा क्या, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, इसका प्रेशर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट बी क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, पी नोट बी ज़ीरो हो गया तो पी एस क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए, क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नोट ए काई ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बना है, इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, इसको मैं पी नोट ए को पी नोट से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। पी नोट क्या रहेगा मेरे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू काई ए बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में भेज दी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, वन में से माइनस करता हूँ दोनों तरफ, क्या करा, वन में से दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू वन माइनस काई ए। अब आपको पता होगा क्या, काई ए प्लस काई बी, इन दोनों का सम कितना होता है, वन होता है, इसका मतलब वन माइनस काई ए कितना हो जाएगा, काई बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ये जो आया है इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पर बताया था एक एक टर्म का मतलब क्या है आपके पास। सबसे पहले क्या है आपके पास, पी नोट, पी नोट का मतलब क्या बताया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पी एस, पी एस का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं काई बी की, काई बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका होगा, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, किसका होगा, सोल्यूट का। अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो क्या होता है, काई बी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट, इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस आ रहा है, क्या, अगर ऊपर वाली टर्म की बात करोगे तो क्या आ रहा है, पी नोट माइनस पी एस, इसको हम बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी के सारी टर्म्स है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब देखो कंसीडर करो कि आपके पास जो ये काई बी की बात कर रहे हैं, काई बी क्या है आपके पास, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं कि आपने जो सोल्यूट मिलाया है वो क्या होगा, लेस देन 5% है, क्या है आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 5% है। इफ सोल्यूट कितना मिक्स करा है आपने, लेस देन और इक्वल टू 5%, सोल्यूट कितना है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 5% है। तो इस केस में जो काई बी आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एन बी अपॉन एन ए के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, देखो अगर 5% की बात करोगे इसका मतलब कितनी है वैल्यू, 0.05 है या नहीं, 0.05, अगर 1 में 0.05 ऐड करोगे तो 1.05 बनता है, 1.05 बोलो या 1 बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं या नहीं। अगर ये आ गया तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट
इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों आपके पास सेम है, बस यहाँ पर कब है जब आपके पास सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम है। तो ये है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट वाला आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे आपके पास वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या होता है, इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किस किस के बीच में बना रहा हूँ, टेम्परेचर के बीच में। एक हो गया हमारा टेम्परेचर, दूसरा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक टेम्परेचर, दूसरी तरफ वेपर प्रेशर। अब मुझे बताओ, हमारे पास दो चीज़ें रहेगी, एक सोलवेंट और दूसरा सॉल्यूशन। लेट सपोज मैंने क्या लिया, सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलवेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये मैंने बना दिया सोलवेंट। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूशन होगा, उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं अगर इस टेम्परेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पर दो टेम्परेचर निकल के आए। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक, मैंने पहले बताया कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तभी जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेट सपोज ये मेरा क्या है, 1 atm है, यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 atm के इक्वल हो गया, तो मेरे पास ये पॉइंट निकल के आया। अब इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला रहेगा सोलवेंट के लिए, ये रहेगा आपका सॉल्यूशन के लिए। जो सोलवेंट का प्रेशर होगा उसको क्या बोल दिया मैंने, T0 बोल दिया। ठीक है, सोलवेंट का क्या है, T0, और जो सॉल्यूशन का है उसको क्या बोल दिया मैंने, TS बोल दिया। क्या बोल दिया, सोलवेंट के लिए T0, इसको बोल दिया TS। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोल दिया, डेल्टा TB। क्या बोल दिया, डेल्टा TB। अब जो डेल्टा TB है वही आपके पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा आपके पास, TS माइनस T0। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किस किस को माइनस करा, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में से सोलवेंट का टेम्परेचर को माइनस करना है, तब जाके आपके पास क्या आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। डेल्टा TB का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TS का मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और डेल्टा T0 का मतलब टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास ये पता है कि किसके ऊपर है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है, डेल्टा, अच्छा मैं देखो फोटो से बताता हूँ। लेट सपोज आपके पास दो कंटेनर है, क्या है आपके पास, दो कंटेनर है, दोनों के अंदर 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर, इसमें भी क्या है आपके पास 1 kg वाटर, दोनों में 1 kg वाटर है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, लेट सपोज 1 मोल शुगर डाल दिया मैंने इसमें, कितना डाला, 1 मोल शुगर, और इसमें डाल दिया मैंने 2 मोल शुगर। ठीक है, एक में डाला 1 मोल शुगर, सेकेंड में डाला 2 मोल शुगर। अब देखो, अब मुझे आप बताइए कि भाई किसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग ज़्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो अब आपके पास ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये याद ही होगा आपको, वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब किसके अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, इसके अंदर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा टी बी ऑफ, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो क्या होगा, ए डेल्टा टी बी ऑफ बी। किसका ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करा उसका डेल्टा टी बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर वेपर प्रेशर की बात करोगे तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें आपके पास कम मोल डाले हैं, शुगर के कम मोल डाले हैं। ठीक है, अब इससे क्या रिलेशन समझ में आया कि हमारे पास जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। ठीक है, अब जैसे आप इसको हटाओगे, किसको, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को, तो क्या आएगा आपके पास, एक कांस्टेंट आएगा के बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं के बी को यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की अगर यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, केल्विन। मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मोल, सॉरी मोल पर केजी। तो यहाँ पर केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ केबी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये इसकी यूनिट समझ में आ गई। अब देखो आपके पास एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सोलवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसके लिए क्या होती है, एक छोटी सी टर्म और इंट्रोड्यूस कर रखी है। यहाँ पर अगर बात करें के बी इज डिपेंडेंट ऑन सोलवेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टर्म के बी इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू एल वेब। एल वेब क्या होता है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपके पास एक और फॉर्मूला हो गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे ज़्यादा काम आता है ये, और उसके बाद ये बहुत रेयरली काम आएगा, बट याद रखना ये आर का मतलब आपको पता है क्या होता है, गैस कांस्टेंट है। टी नोट की हमने बात करी है, टी नोट क्या है आपके पास, टेम्परेचर ऑफ प्योर सोलवेंट। किसका टेम्परेचर है, प्योर सोलवेंट का, टी नोट। और आपके पास 1000, और एल का क्या बताया, मतलब एल वेब का मतलब है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब पता है ना, एक केजी को कन्वर्ट करने में जितना आपके पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली क्या है आपके पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम है। थर्ड टर्म दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको भी समझने के लिए हम एक ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ही देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, जनरली जब आपने देखा होगा कि भाई आपके ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो, किस किस के बीच में बना हुआ, अगेन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, वापस से दोनों के बीच में बना, इस बार भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम जनरली टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का आपको चेंज देखने को मिलता है। ये आपके पास क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट रहेगी, आपकी सॉलिड स्टेट रहेगी। ठीक है, हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ है आपका सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्यूशन का जो रहेगा ग्राफ वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है भाई आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये भी सॉलिड में बन रहा है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन।
अब देखो इसके अंदर भी सेम वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा आपका, किस किस का डिफरेंस आएगा इस बार। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका टी नोट, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो टी नोट, इसको चाहे तो एफ से बता दो ताकि आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो। टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा टी एस या टी एस फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस डेल्टा टी एफ। पहले क्या था डेल्टा टी बी, अब क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ। अगर डेल्टा टी एफ की बात करोगे तो किसके इक्वल हो गए, टी एस एफ माइनस टी नोट एफ के इक्वल होगा। ठीक है, टी एस एफ का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। सेम चीज़ जैसे उसमें करा था वही काम यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, वही इस बार भी अगर आप क्या करते हो, सॉल्वेंट क्या, ये हमने वही फ़ोटो बनाया वापस से। अब इस फोटो में क्या देख रहे हो आप, वही 1 kg वाटर है अभी भी, यहाँ पर 1 kg वाटर, और इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास 1 kg वाटर, दोनों में 1 kg। इस बार अगेन आप क्या कर रहे हो, 1 मोल शुगर ही डाल रहे हैं अभी भी। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सेम फोटो 1 मोल शुगर, इधर भी आपके पास 2 मोल शुगर। चाहे तो यूरिया भी डाल सकते हो, वो भी हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब देखो शुगर डाला आपने तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। और वैसे बात है कि भाई आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, अभी पहले देखा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो अगर देखना चाहे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा। अब इस केस में अगर बात करते हैं डेल्टा टी एफ ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका ज़्यादा लग रहा है इस बार, डेल्टा टी एफ की बात कर रहा हूँ। अगर टी बी की बात करूँगा तो बी ज़्यादा है, अगर टी एफ की बात करूँगा तो ए का ज़्यादा होगा। डेल्टा टी एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन डेल्टा टी एफ ऑफ बी। रीज़न आपको पता है क्यों है ऐसा, क्योंकि आपके सामने लिखा है वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ पर भी क्या निकल के आया, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलिनिटी। अब इसको और आगे देखेंगे, इसको कांस्टेंट को भी सॉरी इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, के एफ आ जाएगा इस बार। ठीक है, जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल का हटाओगे क्या आ जाएगा, के एफ। के एफ का मतलब क्या है, अगर इस के एफ को डिफाइन करेंगे क्या होगा आपके पास, ये डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस डिप्रेशन कांस्टेंट की अगर यूनिट की बात करोगे, यूनिट ऑफ के एफ की यूनिट, तो क्या देखने को मिलेगी इसकी यूनिट, सेम डेल्टा टी एफ क्या है आपके पास, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए अगेन केल्विन, मोलिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी पर मोल। तो यूनिट क्या आ गई, केल्विन केजी पर मोल। सेम चीज़ ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के एफ डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा तो सिमिलरली आपके पास एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे इसके लिए, जो टर्म वहाँ थी वही टर्म इसके लिए भी है। क्या हो जाएगा, के एफ इक्वल टू आर टी नोट एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू, यहाँ पर वेपराइजेशन आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा आपके पास फ्यूज़न। ठीक है, एल फ्यूज़न, वहाँ पर वेपर बन रहा था, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपके पास टर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आपने रियल लाइफ में कहाँ देखा है, देखो अगर इसको इमेजिन करने की बात करें
तो देखो आपने जब कुल्फ़ी वगैरह खाई होगी तो कुल्फ़ी खाते वक्त आपको क्या आता है, एक सोल्ट का टेस्ट आता है उसमें। ऐसा क्यों होता है कि भाई आप जब कुल्फ़ी वगैरह खाते हो तो उसमें सोल्ट का टेस्ट आता है। तो उसके लिए आपको याद करना होगा, जो कुल्फ़ी लेके आता है आपके घर पे, तो उसके अंदर वो क्या एक कंटेनर के अंदर लेके आता है। उस कंटेनर के अंदर क्या करता है, वो आइस डालता है। और आइस, अब आपको पता है कि भाई आइस तो क्या है, गर्मी में मेल्ट हो जाएगी तो आपकी कुल्फ़ी भी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो वो क्या करता है, उस कुल्फ़ी को जमाए रखने के लिए उसमें क्या डालता है, सोल्ट डालता है। सोल्ट क्या करेगा वहाँ पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरह काम करेगा। मतलब सोल्ट डालने पे उसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया तो वो क्या करता है, ज़्यादा टाइम तक सॉलिड फॉर्म में रह पाता है। ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हो, आपने देखा होगा ब्लैक आइस के बारे में सुना होगा। ब्लैक आइस जो होती है वो अगर उस पर अगर गाड़ी वगैरह चलाई जाए तो गाड़ी वगैरह क्या करती है, उस पर स्लिप करती है। ठीक है, अब वहाँ पर भी क्या करती है, अगर हमारे इंडिया में तो इतना देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप बाहर जाके देखोगे तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर सोल्ट स्प्रिंकल करती है। क्यों करती है सोल्ट स्प्रिंकल, सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, आप कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो आइस जमी होगी, लेट सपोज आइस जमी होगी -3 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे जमी होगी, -3 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो उसका जैसे सोल्ट डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। लेट सपोज उसका जो टेम्परेचर हो गया इस बार -7 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया। अब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही -3 या -5 है, तो क्या -7 को जमा पाएगा, क्या नहीं जमा पाएगा। इसलिए आपके पास वाटर क्या हो जाता है, वहाँ से पिघल के ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट टर्म बच रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, ऑस्मोसिस समझना होगा। देखो ऑस्मोसिस आपने पहले भी देखा होगा। कैसे देखा होगा, लेट सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या लगा हुआ है, एक SPM लगा हुआ है। ये एक SPM लगा हुआ है और एक तरफ क्या है, सॉल्वेंट है, और एक तरफ है हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा SPM। SPM का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बचपन में जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तब वहाँ पर सुना होगा SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो जिसके नाम में क्या है, सेमी परमिएबल, ठीक है, जिसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, ये आपके पास कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही पास होने देती है। अगर सिंपल मेम्ब्रेन होती तो क्या करती, सभी चीज़ों को पास कर देती। बट सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल क्या करती है, कुछ सेलेक्टिवली चीज़ों को पास होने देती है। तो इस केस में हमारे पास जो SPM है वो किसको पास होने देती है, सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल को पास होने देती है। किसको पास होने देगी, सोलवेंट पार्टिकल को पास होने देगी। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास किधर की सोलवेंट से पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएंगे या सॉल्यूशन से सोलवेंट में जाएंगे। देखो इसके अंदर बात कर लेते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, C कंसंट्रेशन है इसकी। क्या है C कंसंट्रेशन, C है। ठीक है, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन से सोलवेंट या सोलवेंट से सॉल्यूशन। किस तरफ आपके पास सोलवेंट का अमाउंट कम है, दोनों फुल्ली फिल्ड है हमारे पास। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरफ आपके पास सोलवेंट का अमाउंट कम है, तो किस तरफ होगा सोलवेंट का अमाउंट कम। देखो ये पूरा सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब सोलवेंट प्लस सोल्यूट, इसमें कुछ अमाउंट में सोल्यूट भी होगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस ऑस्मोसिस के ऊपर ही क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड है। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखो ये वो प्रेशर है जहाँ पर हमें क्या करना है, सोलवेंट से जब सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जा रहे हैं तो हमें इसको रोकना है। क्या करना है, सोलवेंट से जब सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जा रहे हैं तो हमें उसको रोकना है। जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, मतलब जो आप प्रेशर लगा रहे हो उसको रोकने के लिए, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो आपने प्रेशर लगाया दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सिंपल डेफिनेशन में बात की जाए तो क्या होगा,
एक्सटर्नल प्रेशर applied for stopping the process of osmosis is known as, क्या बोल दोगे उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको हम इसको डिनोट करते हैं विद पाई। किससे डिनोट करते हैं इसको? पाई से या फिर टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसको अगर फोटोज समझना चाहो तो फोटोज़ देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये हमने क्या बनाया, एक कंटेनर बनाया जिसमें क्या लगा दिया आपने, अगेन SPM बना दिया। ठीक है, ये हमारा SPM हो गया। और यहाँ पर बनाता हूँ मैं एक स्टॉपिंग सिस्टम। स्टॉपिंग सिस्टम वो सिस्टम रहेगा हमारा जिसमें हम क्या देख रहे हैं, पिस्टन लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पिस्टन इसलिए लगाया है ताकि हमारा क्या हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकें। भाई पिस्टन क्यों लगा रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को रोकने के लिए। यहाँ पर वही हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन, और दूसरा तरफ सॉल्वेंट, और ये हमारा SPM। ठीक है, ये हमारा पिस्टन। देखो क्या बताया था, जनरल केस में क्या होगा हमारा, SPM क्या करेगा, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में अलाउ करेगा। क्या करेगा? सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में अलाउ करेगा। ये इसका जनरल काम है। बट हम क्या कर रहे हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसका ये काम है। बट हमने क्या करा, बाहर से प्रेशर लगाया। क्या करा हमने? पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाया। अब जो पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगेगा वो क्या करेगा, आपके पास इस प्रोसेस को रोकेगा या नहीं रोकेगा? इस प्रोसेस को रोक देगा। अब ये प्रोसेस रुक गया तो जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक है, उस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम, पाई बोल रहे हैं। जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, पाई बोल रहे हैं। अब जो इस पाई की वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, CRT के इक्वल होती है। C क्या है आपके पास यहाँ पर, कंसंट्रेशन, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, और T क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर। तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमें इसके अंदर इतना ध्यान में रखना है। बट अगर आप NCERT को देखोगे तो उसमें आपके पास फ़ोटो जो है थोड़ा सा अलग बना हुआ है। अलग किस तरह का दिखा देते हैं वो भी, ताकि आप परेशान ना रहो। देखो कुछ इस तरह का फ़ोटो बना हुआ है उसमें, जिसमें आपके पास अंदर क्या फिल है, सॉल्यूशन है। अंदर क्या रहेगा, इसमें सॉल्यूशन रहेगा, और जो ये नीचे लगा हुआ है इसको हमें बोलना है SPM। ये क्या हो जाएगा हमारा SPM। और बाहर के कंटेनर में क्या फिल है, बाहर के कंटेनर में देखोगे तो ये हमारा होता है सॉल्वेंट। क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, वही आपके पास सॉल्वेंट से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। सॉल्वेंट से पार्टिकल कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम राइज होएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, राइज होगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना ज़्यादा राइज होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हाइट इंक्रीज होती रहेगी सॉल्यूशन की। अब जितनी हाइट इंक्रीज होगी, इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या बोल देंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जितनी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, उस प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे हम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, मतलब हमारा जो पाई की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ρGH। किसके इक्वल हो जाएगी, ρGH। रो क्या है आपके पास, डेंसिटी, जी आपका ग्रेविटी, और आपके पास H कितना, हाइट इंक्रीज हो रही है। ये आपके पास दोनों तरह से, बट जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करोगे तो वो इसी से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे हमारे पास छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को सिंपल सा हम क्या बोलते हैं, RO बोलते हैं।
ठीक है। और आर ओ कहाँ पर यूज़ होता है हमारे पास, जनरली आप घरों के अंदर देखोगे तो वही प्रोसेस है। ऑस्मोटिक प्रेशर से जैसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जैसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। कैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो क्या बोला मैंने, जैसे आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाना था वो तो बंद हो गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर में जैसे ही ज़्यादा अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस बार सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में पार्टिकल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा वही पिस्टन छोटा सा, ठीक है, ये आपका SPM, इधर सॉल्यूशन और इधर हमारा सॉल्वेंट। जनरल केस में क्या होगा, ये इधर से इधर भागेगा, जनरल केस तो यही होगा। बट हमें प्रेशर कितना अप्लाई करना है, लेट सपोज आपने अभी इस पर प्रेशर कितना लगा दिया, पाई लगा दिया। कितना प्रेशर लगाया, पाई, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। उस केस में ये काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर क्या कर दिया आपने, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। जहाँ पर जो प्रेशर लगा रहे हो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दिया आपने। क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। क्या होंगे, पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। अब आपको पता है ना कि हमारा जो SPM है वो किसको अलाउ करता है, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो भी आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सॉल्वेंट में चले जाएंगे, और सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। अगर इसको सिंपल सा समझे, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर, और ये हमारे पास है सॉल्ट वाटर, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेश वाटर, ये हमारा सॉल्ट वाटर। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर निकालना था, तो हमने क्या करा, इस पर प्रेशर अप्लाई करते गए। प्रेशर अप्लाई करोगे तो हमारे पास वाटर, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, यहाँ से, मतलब सॉल्यूशन साइड से कहाँ चला जाएगा, फ्रेश वाटर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। मतलब हम इसको किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, एज डीसैलिनेशन। किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, डीसैलिनेशन की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रेशर जिस पे आप क्या करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो आपका ऑस्मोसिस का प्रेशर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हमें क्या बोलना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया। तो अब देखो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनमें से हम कुछ पे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई आपके पास किस तरह के इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो समझ आ गई होगी आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, द एक्वस सॉल्यूशन whose vapor pressure is 750 mmHg at 373 Kelvin. Find its molality and mole fraction of solute, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज 750 mmHg at 370 Kelvin. फाइंड इट्स मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा सोल्यूट रहेगा, इफ सोल्यूट इज ग्लूकोज, इफ
सोल्यूट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सोल्यूट है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है। पहले हमें फाइंड करनी मोलिलिटी और दूसरी टर्म फाइंड करनी मोल फ्रैक्शन। देखो ये हमारे पास है किसका क्वेश्चन, RLVP का क्वेश्चन है। अब RLVP का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट इक्वल टू काई बी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब P नोट आपके पास कितना दे रखा है, P नोट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है P नोट का मतलब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है क्या, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर किसका बोल रखा है, एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रखा है। किसका बता रखा है, एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रखा है। P नोट तो दे नहीं रखा, लेकिन इसने एक चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है, 373 केल्विन, और साथ में क्या बोल रखा है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा, पानी होगा। पानी और कहाँ पर बॉईल कर रहा है आपके पास, 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट होगा वाटर। ठीक है, इसका आपको क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 180 m, जिसको आप बोलते हो 760 mmHg। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर हमारे पास P नोट 180 है, मतलब 760 mm ऑफ Hg। अब PS तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से काई भी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो डायरेक्ट निकल जाएगा। चलो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। P नोट कितना है हमारे पास, 760, PS कितना दे रखा है, 750 डिवाइड बाय 760। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करेंगे भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो फाइंड करना है, मतलब काई भी फाइंड करना है, तो काई भी कितना आ जाएगा, 10/760, जिसको आप 1/76 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई यूनिट आएगी क्या, मोल फ्रैक्शन हमारा यूनिटलेस फंक्शन होता है, तो इस पर कोई यूनिट नहीं आएगी। एक टर्म निकल गई। सेकेंड टर्म क्या बाकी है, मोलिलिटी। देखो अगर मोलिलिटी आपको पता हो, क्या पता है मोलिलिटी के बारे में, अगर मैं काई बी की बात करता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, NB डिवाइड बाय NA। आया ना, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कैसे। NB का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट, या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, NB हो गया। और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में कौन है हमारे पास, Na का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्वेंट, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सोल्वेंट। ठीक है, अब अगर मोलिलिटी का फॉर्मूला याद हो, क्या होता है मोलिलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होता है आपके पास, NB/W है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख दोगे आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोल्वेंट। अरे सोल्वेंट, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ध्यान में रखना कि हमारे पास जो मास होता है वो किस में होता है, केजी में होता है। अगर केजी में ना हो, ग्राम में हो, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्राम में बाय मल्टीप्लाई 1000, तो इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, देखो आपके पास ये दोनों टर्म है, ये भी है, बस ये नहीं है। ठीक है, अब इसकी दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, अगर मोलिलिटी को
m सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या इक्वल होगा, नहीं होगा? अगर मोलिलिटी को m सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वल बन जाएगा, NB अपॉन, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, W सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय M सोल्यूट इंटू W सोलवेंट इंटू M सोलवेंट। बोलो होगा नहीं होगा? तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो, P नोट माइनस PS डिवाइड बाई P नोट कितना हो जाएगा, इन सबको बोल दिया मोलिलिटी इंटू M सोलवेंट डिवाइड बाय 1000, ठीक है, ये टर्म आ गई। तो यहाँ से सोलवेंट का मास तो हमें पता है कितना दे रखा है, सोलवेंट का मास, सोलवेंट का मास कितना आया था, सोलवेंट कौन है, पानी है, पानी का आपको डेंसिटी पता होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब मास कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम। पी नोट कितना दे रखा है, पी नोट दे रखा है आपको 760, 750, 760, मोलिलिटी हमें फाइंड करनी है, और ये आपके पास 1 दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000, तो मोलिलिटी कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 760, फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 760 मोल, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। एक किसके ऊपर था हमारे पास, RLVP के ऊपर था। किसके ऊपर था ये, RLVP के ऊपर था। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक और देख लेते हैं, किसके ऊपर देख लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग a solution is prepared by using 0.6 gram of urea, 0.6 gram of urea and 1.6 gram of glucose in 100 ml of water, ठीक है, 827 डिग्री सेल्सियस, 827 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा सवाल है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है जिसको किससे प्रिपेयर करा है आपने, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कहाँ पर मिक्स करा है इसको पूरे को, 100 ml ऑफ वाटर में, किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू क्या था आपके पास, CRT, क्या था, पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब क्या बताया था, कंसंट्रेशन, क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन। आर आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी हो जाएगा आपका टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपने यूरिया मिक्स करा है और दूसरा आपने ग्लूकोज मिक्स करा है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को मिक्स करा है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई यूरिया प्लस पाई ग्लूकोज, पाई यूरिया प्लस पाई ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर जो आप कंसंट्रेशन यूज़ करोगे, कंसंट्रेशन कौन सी यूज़ करनी है यहाँ पर, मोलरिटी। कौन सी कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है मोलरिटी में, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या होगा साथ में, R इंटू टी।
इसके लिए भी सेम, पाई एन बी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर जो एन बी होगा ये किसके लिए होगा, यूरिया के लिए। किसके लिए होगा, यूरिया के लिए। और यहाँ पर जो होगा वो ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर टी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आर मतलब गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास दोनों को मिक्स करके जितना बनाओगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। इस केस में अगर कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर टी वी कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एन बी कॉमन की बात करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको आर की वैल्यू याद हो 0.082 कितनी होती है हमारे पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.082। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। बता आपको पता होगा कि हम सेल्सियस में यूज़ नहीं करते, हम किस में यूज़ करते हैं, इन केल्विन। तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300। वॉल्यूम कितना है आपके पास, वॉल्यूम है 100 ml। कितना है आपके पास 100 ml। अब 100 ml दे रखा है तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना आता होगा। किससे डिवाइड कर दोगे, सिंपल 1000 से, वो कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ यूरिया। यूरिया का आपके पास कितना होगा, देखो यूरिया की बात कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, यूरिया का मास कितना होगा। ठीक है, तो मोल का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। यूरिया कितना दे रखा है 0.6। मोलर मास कितना होता है यूरिया का, यूरिया का फॉर्मूला अगर याद ना हो तो लिख देते हैं, NH2CO NH2। क्या होता है NH2CO NH2। यहाँ पर ही कितना हो गया आपके पास 14 2 12 16 14 प्लस 2। इन सब का जब आप टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, इन सब का टोटल करोगे 60। ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज कितना अवेलेबल है 1.6 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज कितना है 1.6 ग्राम। अब इसका आपके पास मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होता है 180। कितना होता है इसका मोलर मास 180। फॉर्मूला क्या था इसका C6H12O6। ठीक है, इसका टोटल कितना हो जाएगा आपके पास। अब जैसे इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो पाई कितना आएगा आपके पास, पाई आएगा यहाँ पर 4.92 ATM। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर 4.92 ATM आ गया, तो ये आपका क्या निकल के आया, पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। अब आपको आई थिंक जो भी है वो सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।